वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 24 ऑफ माय ऑब्सेशन। रोहन ने जैसल को देखा, फिर गुस्से में बोला, हु आर यू? दूर हटो आहना से। आहना अभी भी सहमी नजरों से जैसल को देख रही थी। जैसल ने अपनी एक आईब्रो उठाई और आंखों ही आंखों में एक बार फिर अपनी बात दोहराई। उसकी धमकी से डर आहना ने तुरंत ही उसका चेहरा पकड़ा और उसके कठोर लबों पर अपने होंठ जोड़ दिए। रोहन की आंखें फेर कर बाहर आने को थी, मानो तो वहीं चारू भी बिल्कुल शौक खड़ी थी। उसका मुंह भी खुला रह गया। आहना ने जल्दी से अपनी किस पर की, क्योंकि वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। पर जैसल की सनक का उसे अच्छे से पता था, अगर उसने कहा है कि वे रोहन की जान ले लेगा तो वैसा कर भी सकता था। बस इसलिए आहना ने उसकी बात मानना ही इजी समझा। अब कोई कुछ सवाल करता उससे पहले ही जैसल ने आहना को बड़ी आसानी से अपनी मजबूत भुजाओं में उठाया और उसे लिए हुए उसकी केबिन की तरफ बढ़ गया। रोहन और चारू दोनों ही कुछ पल उन्हें जाते हुए देखते रहे। रोहन ने चारू की तरफ देखते हुए हैरानी से कहा, कौन था ये? चारू हैरानी के भाव लिए बोली, लग तो उसके पति की तरह लग रहा है। मतलब तुम उसके पति को नहीं पहचानती? रोहन ने सवाल किया। चारू मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, ऐसे कभी नहीं, ऐसे कभी मिली तो नहीं मैं उससे, बस एक बार तस्वीर में ही देखा था। आई डोंट रिमेंबर। रोहन अपने हाथ में लिए गुलाब को तोड़कर फेंकते हुए दुखी भाव में बोला, पति तो मर चुका था, तो ये पति कैसे हो सकता है? लगता है मुझसे पहले किसी और ने प्रपोज कर दिया आहना को, और आहना ने उसे हाँ भी कह दी। मेरी किस्मत ही खराब है। रोहन गुस्से में वहां से चला गया और चारू ने अपना सिर पकड़ लिया। आहना, मुझे तुमसे बात करनी होगी, वरना मेरे पेट की गुड़मुड़ खत्म नहीं होगी। चल क्या रहा है ये सब कुछ? क्या ये जैसल था? पर ये जिंदा कैसे हैं? जैसल ने आहना को उसके केबिन के अंदर जाकर उतारा और उसके बदन को जबरदस्ती खुद से चिपकाते हुए दासाजी के बाहुल्य बोला, क्या था ये? आहना भी मुंह बनाते हुए बोली, क्या 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 था? तुम बताओ कि जो तुमने किया वो क्या था? तुम मेरे ऊपर नजर रखे हुए हो, मेरी जासूसी कर रहे हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? जैसल ने आहना की कमर को मसलते हुए गुस्से में कहा, डोंट वाइफी, इस वक्त सवाल नहीं, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने कॉल पर तुमसे कहा था कि उसके मुंह पर थप्पड़ मारो, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैं सबके सामने ऐसा कैसे कर सकती थी? और मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर रेहन मेरे लिए ऐसा कुछ सोचते हैं। यहाँ सबको पता है कि मैं मैरिड हूँ, इवन जहान से भी सब मिल चुके हैं। इसके बाद भी डॉक्टर रोहन मेरे लिए ऐसा सोचेंगे, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। अब इसका जिम्मेदार भी तुम मुझे ठहराना चाहते हो? आहना गुस्से में बोली। जैसल ने उसे आजाद किया और तिरछा मुस्कुराकर बोला, ये उसकी आखिरी गलती थी। इतना कह वो केबिन से बाहर निकल गया। आहना की आंखें बड़ी हो गई। उसने जैसल को आवाज लगाई, जैसल रुको, स्टॉप जैसल, लेकिन जैसल वहां से जा चुका था। आहना भागती हुई आई और जैसल की बाजू पकड़ते हुए बोली, जाओ यहाँ से जैसल, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, प्लीज। जैसल ने आहना के चेहरे की तरफ देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, सजा तो उसे मिलेगी, अभी नहीं तो बाद में सही। इतना कह जैसल ने अपने हुड्डी को अपने सिर पर डाला और आहना को तीखा लुक देकर वहां से चला गया। आहना ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना सिर पकड़ा और खुद को नॉर्मल करते हुए वापस अपने केबिन की ओर चली गई। इधर जूही ड्राइवर के साथ जहान की स्कूल के निकली थी। वे हवेली से निकली तभी से राका की गाड़ी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। जूही को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए उसके चेहरे पर बरवाही साफ झलक रही थी। उसने अपने मोबाइल से किसी को कॉल किया, आज आप मिलेंगे जहान बाबा से। दूसरी तरफ से कुछ आवाज आई और जूही ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। कुछ देर बाद जूही जहान के स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जहान के बाहर आते ही जूही ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लिए हुए आगे बढ़ी। वे जहान को लिए हुए दूसरी ओर गई, जहां पर उसने सिर को हुड्डी से ढके हुए जैसल खड़ा था। जैसल को देखते ही जहान जूही की गोद से उतरा और जैसल की गोद में चढ़ गया। पापा, हाउ आर यू? जहान ने अपने गुलाबी लबों से जैसल के गालों में किस किया। आई एम फाइन माय लोयन। आपने पापा को मिस किया? जैसल ने उसका गाल पिंच किया, बहुत सारा। जहान ने मासूमियत से कहा। जूही ने को एक अनजान आदमी के साथ देख राका की आंखें हैरानी से भर गई। उसे सिर्फ जैसल का वजूद दिख रहा था, उसका चेहरा नहीं, इसलिए उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि जहान अनजान आदमी की गोद में क्यों है। ओह, मिस नौकरानी का प्लान तो काफी बड़ा और परफेक्ट है। मतलब अपने पार्टनर के साथ मिलकर वो लिटिल जेम्स को किडनैप करना चाहती है। राइट, पता था मुझे कुछ बड़ा प्लान कर रही है ये, लेकिन क्या फायदा, आज तो रंगे हाथ फंसने वाली है। यह सब सोचते हुए राका आगे बढ़ा। उसकी नजरें लगातार जूही और उस अनजान इंसान पर थी। वो एक पल के लिए भी अपने पलके नहीं झपका रहा था। तभी अचानक वो किसी से टकरा गया। सामने वाला शख्स एक औरत थी, इसलिए रागा ने उससे कोई बदतमीजी नहीं की और उसे सॉरी कहा। लेकिन अगले ही पल जब वे आगे बढ़ा तो जूही, जहान और वो अनजान इंसान उसे उस जगह पर दिखाई नहीं दिए। रागा बेचैन हो उठा। शिट, वो खुद पर ही चिल्लाया। एक पल के लिए नजर हटी नहीं कि गायब हो गई। कहाँ गई होगी लिटिल जेम्स को लेकर? कौन है वे इंसान? ये सब सोचते हुए रागा हर तरफ बड़ी ही बेताब नजरों से निहार रहा था। तकरीबन आधे घंटे तक वे इधर उधर टहलता भटकता रहा और जहान की तलाश करता रहा। कुछ देर के बाद जूही उसे नजर आई। उसने जहान को गोद में लिया हुआ था और वे आकर गाड़ी में बैठ गई। रागा एकटक उसे
निहार रहा था। जब गाड़ी के अंदर से जहान ने जैसल को बाय कहा तो राका की नजरें जैसल की तरफ गई। वो जैसल से काफी दूर था और जैसल ने हुड्डी भी डाला हुआ था, इसलिए उसका चेहरा तो राका नहीं देख पाया, लेकिन उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। पहले तुमसे निपटना पड़ेगा, जो कोई भी हो, आज मेरे हाथों से नहीं बचने वाले, इतना कह वे जैसल की तरफ गया। अब तक जैसल अपने दोनों हाथों को अपनी जेब में डाले हुए आगे बढ़ चुका था। राका लगातार उसका पीछा कर रहा था। भीड़ को चीरते हुए उसकी नजरें टिकी थी तो बस जैसल के वजूद पर। कुछ देर बाद जैसल अपनी कार तक पहुंचा और उसमें बैठ वहां से आगे बढ़ गया। राका को खुद पर झल्लाहट हुई, क्योंकि वे तो अपनी कार काफी पीछे छोड़ आया था। तभी उसकी नजर कुछ कदम दूर खड़े एक बाइक वाले पर पड़ी, जिसने अभी अभी अपनी बाइक स्टॉप की थी। राका ने उसे धक्का दिया तो वे बाइक वाला नीचे गिर गया, क्योंकि ऐसी हरकत का उस बेचारे को अंदाजा नहीं था, इसलिए वे हैरान नजरों से राका को देखने लगा। अगले 1 घंटे में तेरी बाइक यहीं इसी जगह पर पहुंच जाएगी, उसने बस इतना ही कहा और तेज स्पीड में वहां से आगे निकल गया। कुछ दूर के बाद जैसल की कार विलन हाउस के बाहर आकर रुकी। वे अपनी कार से उतरा और अपनी हुड्डी की चेन खोलते हुए उसे अपने बदन से अलग करने लगा। अब तक वे अपने कदम बढ़ा हॉल तक आ गया था। उसने अपनी जैकेट को उतारकर हवा में उछाला तो दास ने आगे बढ़कर उसे कैच कर लिया और जैसल के कदमों के पीछे चलते हुए बोला, दुबई का एक बड़ा डीलर हमारे साथ मीटिंग करना चाहता है, क्या ऑर्डर है? हम फिक्स कर दो मीटिंग, उससे कहो कि जगह और टाइम वक्त मैं डिसाइड करूंगा, वक्त पर पहुंच जाए। ओके विलन, इतना कह दास वहां से चला गया और जैसल हर उस वक्त जिम एरिया में आ चुका था। उसके सामने पंचिंग बैग लटक रहा था, जिसे देखते हुए जैसल ने अपनी शर्ट उतारी, अपने हाथों में ग्लव्स पहने और उस पंचिंग बैग को देखने लगा। रोहन को, आहना को आई लव यू कहना, उस स्पेशल तरीके से प्रपोज करना, उसका हाथ पकड़ना, ये सब जैसल की आंखों में एक एक कर तैरने लगा। आंखें हद से ज्यादा लाल होने लगी, कुछ कुछ नमी से उतरने लगी, दिमाग की नसें बाहर आने को लगी थी। चेहरा गुस्से में कांप रहा था। उस पंचिंग में जैसल को इस वक्त रोहन का चेहरा नजर आ रहा था, उसकी वह नजरें जिनमें प्यार लिए हुए उसने आहना को देखा था। और बस अब जैसल शुरू हो चुका था उस पंचिंग बैग पर अपना सारा गुस्सा उतारने के लिए। वो पसीने से तरबतर होकर भी रुकने का तैयार नहीं था। कुछ देर बाद वो थम गया। उसने पंचिंग बैग को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और कुछ पल शांत रहा, लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अगले ही पल उसने पंचिंग बैग को सामने की तरफ धकेला और फिर से अपने वार के लिए तैयार होने लगा। लेकिन पंचिंग बैग जैसल के सामने आ पता उससे पहले ही किसी ने अपने हाथों में थाम लिया था। जैसल अपनी आंखों में गुस्सा लिए उस शख्स को देख रहा था, जिसका चेहरा अभी पंचिंग बैग के पीछे छुपा हुआ था। उस शख्स ने धीरे से पंचिंग बैग को छोड़ा और जैसल की तरफ देखते हुए बोला, बॉस। जैसल की नजर राका पर पड़ी, जो कि हैरानी के भाव लिए जैसल को चेहरे को निहार रहा था। जैसल ने एक गहरी सांस ली और सिर टेढ़ा करते हुए बोला, ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई भूत हूँ। पीछा करते करते यहाँ तक आए हो तो देख तो लिया ही होगा कि मैं नॉर्मल इंसानों के जैसे यहाँ तक आया हूँ। भूतों की तरह शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया मैंने। जैसल की बात सुन राका हंस दिया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ा जैसल के करीब आया। आप ठीक है, आप सच में जिंदा है। जैसल ने टॉवल उठा अपने पसीने को क्लीन करना शुरू किया और एक आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, शौक तो ऐसे हो रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। तुम्हारी लेडी बॉस ने तुम्हें कुछ बताया ना हो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं। राका अपने होठों पर हंसी लिए बोला, बताया था कि उन्होंने आपको देखा, पर ना जाने क्यों मैं उन पर भरोसा नहीं कर पाया था। मुझे लगा था शायद उनका वहम है, कोई गलतफहमी हुई होगी, बट आज आपको सामने देख इस बात पर कोई डाउट ही नहीं रह गया। जेम्स इज बैक। जैसल अपने शर्ट के बटन लगाते हुए वहां से आगे बढ़ गया और राका भी उसके पीछे अपने कदम बढ़ाने लगा। आप हवेली क्यों नहीं आ रहे हैं? लेडी बॉस को और लिटिल जेम्स को आपकी जरूरत है। जैसल आकर अपने रॉयल सोफे पर बैठ गया और तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, जरूरत तो मुझे भी है उन दोनों के बिना मैं रह ही नहीं सकता, लेकिन मौके की नजाकत और समय का दस्तूर दोनों ही यही कह रहे हैं कि फिलहाल मैं उन दोनों की जिंदगी से दूर रहूं। राका ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस जैसल को निहारता रहा। जैसल ने डेविल एक्सप्रेशन लिए उसे देखा, फिर टेबल के ऊपर रखे सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकालकर अपने होठों के बीच दबा लिया। राका ने तुरंत ही लाइटर जला निकाल जैसल की सिगरेट को सुलगाया। बॉस, कम से कम आप मुझे तो अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते थे। राका ने सवाल किया। जैसल धुएं का छल्ला उड़ाते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि हाना तुम पर से अपना भरोसा खोए। तुमने 4 साल उसे सहारा दिया है, अपनी वह ईमानदारी प्रूफ की है कि वे तुम पर बहुत भरोसा करती है। ले देकर अगर उसके पास कोई था तो वो तुम थे। अगर मैं तुम्हें भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता तो मेरी आहना अकेली रह जाती। मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता था। मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप ना रहे तो मैं आहना मैडम का सहारा बनूंगा, लेकिन अब तो आप लौट आए हैं, फिर आपको उनके पास होना चाहिए पहले की तरह, राका ने कहा। जैसल ने अपने हाथ का पंजा दिखा राका को चुप रहने का इशारा किया और उठकर खड़ा हो गया। फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं अभी तुम्हें नहीं समझा सकता राका, बस जितना कह रहा हूँ उतना करो। आहना के पास जाओ और जैसे 4 साल से उसका ध्यान रख रहे थे आगे भी रखो। मैं चाहूंगा कि तुम अभी
कि अभी तुम आहना को ये बात मत बताना कि मैं चोरी छुपे जहान से मिल रहा हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा। रागा कुछ पल शांत रहा, फिर हाँ में अपना सिर हिला दिया। रात का वक्त। आहना इस वक्त अपने कमरे में बैठी थी। आज हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसके दिमाग में चल रहा था। इस वक्त अचानक कुछ सोचते हुए आहना की भौहें सिकुड़ गई। वह सिकुड़कर आपस में जुड़ गई। लेकिन एक सेकंड, जैसे उस वक्त आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर उसे कैसे पता चला कि वहां पर क्या हो रहा था? डॉक्टर रोहन ने मुझसे क्या कहा? उसे कैसे सुनाई दे गया? ये सब सोचते हुए आहना का दिमाग कुछ ज्यादा ही बोझल हो रहा था। वे आईने के सामने गई और अपने बालों को मरोड़ते हुए उसका जूड़ा बनाने लगी। तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया। खुले रहने दो ना वाईफाई, खुले बालों में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। ये मैसेज पढ़ते ही आहना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने चारों तरफ हैरान होकर देखा। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़की भी बंद थी। पूरे कमरे में आहना 2 से 3 बार नजर दौड़ा चुकी थी, लेकिन कोई नहीं था। अभी वो इधर उधर पर्दों को हटाकर जेसल को ढूंढ ही रही थी, तभी दोबारा मैसेज आया। गलत जगह ढूंढ रही हो वाईफाई, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। ये मैसेज पढ़ते ही आहना इरिटेट होते हुए बिस्तर पे बैठ गई। ये इंसान पागल कर देगा एक दिन मुझे। हद है। आहना इस वक्त हद से ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपना फोन बिस्तर में रख वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वह चेंज करके वापस आई। कमरे में आई, तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। आहना ने गेट खोला तो सामने जूही खड़ी थी और जहान उसकी गोद में था। जहान जूही की गोद में ही सो चुका था। ये देख आहना हैरान होते हुए बोली, आज तो नवाब साहब मम्मा के बिना ही सो गए। वैसे तो बोलते हैं मम्मा की स्टोरी सुने बिना नींद नहीं आती। जूही ने अंदर आकर जहान को बिस्तर पर लेटाया और मुस्कुराते हुए बोली, पनखुड़ी के साथ तो बहुत बनने लगी है जहान बाबा की। बहुत मस्ती की तीनों बच्चों ने, इसलिए तीनों ही थक कर सो गए। इतना कि वो जाने को हुई, तभी आहना ने उसे रोकते हुए कहा, जूही। जूही ठहर गई और आहना की तरफ देखने लगी। जी कहिए। आहना ने आगे बढ़ जूही का हाथ पकड़ा और बड़ी कृतज्ञता से बोली, थैंक यू यार, मेरे जहान का इतना ध्यान रखने के लिए थैंक यू। मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब से तुम आई हो और जहान के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले की तरह तोड़फोड़ नहीं कर रहा, गुस्सा नहीं कर रहा और उसे पृथ्वी से जलन भी नहीं हो रही आजकल। वरना तो पृथ्वी को जब अपने पापा की गोद में देखता था तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता था। तुम मेरे जहान को सही रास्ते पर ला रही हो जूही। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ? नहीं नहीं बड़ी ठाकुर, ऐसे तो ना कहे। जहान बाबा मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है उन्हें संभालना। मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। जूही ने सहजता से जवाब दिया। आहना मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। जूही ने बस एक मुस्कान पास की और वहां जाने के लिए बढ़ गई। कमरे में बाहर आते ही उसके लबों की मुस्कान बुझ गई। अब आपको कैसे बताऊं बड़ी ठाकुराइन कि जहान बाबा क्यों बदल रहे हैं, क्यों आजकल वे पृथ्वी बाबा से जलते नहीं, क्यों अपने पापा से मिलने की जिद नहीं कर रहे, क्योंकि अब तो रोज ही मिलने लगे हैं वे अपने पापा से। बस डर तो इस बात का है कि जिस दिन आपको पता चलेगा कि मैं आपसे झूठ बोल रही थी, आपके पीठ पीछे बड़े ठाकुर साहब के ऑर्डर पूरे कर रही थी, उस दिन पता नहीं आप मुझे माफ करेगी या नहीं। ये सब सोचते हुए जूही इस वक्त हवेली के बाहर आ गई थी। वे अभी अपनी सोच में ही डूबी थी कि तभी किसी मजबूत इंसान से टकरा गई। उसने खुद को संभाला और कसकर अपनी बाजू पकड़ ली। हाय, बड़ी तेज लगी मुझे इंसानों की चट्टान देख कर। लेकिन तभी जूही ने देखा कि सामने खड़ा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि राका है। तो उसके शब्द जुबान के अंदर ही दफन हो गए। राका अपने दोनों हाथों को फोल्ड किए तिरछी मुस्कान के साथ जूही को निहार रहा था। जूही ने सहमी नजरों से राका को देखा। ये खड़ूस इंसान हर वक्त क्यों मेरे रास्ते में आ जाता है? निकल जा चुपचाप जूही, वरना अभी तेरे सिर पर बंदूक तान देगा। ये सब सोचते हुए जूही ने तुरंत अपना रास्ता बदला और वहां से जाने को हुई, तभी राका आकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। उसे ऐसे करते देख जूही घबराहट में बोली, देखिए आप बार बार मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। मैं बड़ी ठाकुराइन से शिकायत कर दूंगी। राका उसके करीब अपने कदम बढ़ाए हुए बोला, अच्छा क्या शिकायत करोगी तुम? जूही अपने कदम पीछे खींचते हुए वो बोली, यही कि आप मुझे डराते धमकाते हैं, मुझे तंग करते हैं। राका ने अचानक ही जूही की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जूही उसके बेहद नजदीक आकर रुकी। उसकी काजल से सनी आंखें फैल कर बड़ी हो गई। वो अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, देखिए मुझे जाने दीजिए प्लीज, आप इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। राका तिरछा मुस्कुराकर बोला, मेरे सवाल का जवाब दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। कौन सा सवाल? जूही अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बोली। राका ने उस की डबडबाई आंखों में झांकते हुए कहा, यहाँ आने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? लिटिल जेम्स को स्कूल से लेकर आने में तुम्हें देर क्यों होती है हर रोज? क्या प्लान करके आई हो? पार्टनर कौन है तुम्हारा? राका के सवालों पर जूही का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर सच्चाई बता दी तो बड़ी ठाकुर मेरी जान ले लेंगे
और अगर ना बताई तो खड़ूस इंसान मुझे मार देगा, प्लीज बचा लो प्रभु। राका उसके चेहरे को पड़ रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, आई नो तुम्हें बॉस ने सच्चाई बता कहने से मना किया है, बट अब तुम्हें तंग करने में बहुत मजा आने वाला है, देखती जाओ कितना परेशान करता हूँ मैं तुम्हें। जूही ने अपने गले के नीचे बड़ी मुश्किल से थूक उतारा और घबराते हुए बोली, मुझे नहीं पता, आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज मुझे जाने दीजिए। वे अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी राका ने उसके आंसुओं को देखते हुए खुद ही उसकी कलाई छोड़ दी। जूही ने एक नजर राका पर डाली और गोली की स्पीड से वहां पर से गायब हो गई। वहीं आहना इस वक्त अपने कमरे में थी, उसके हाथ में उसका फोन था, जिसे देखते हुए वे खुद से बोली, कम ऑन आहना, पिछले आधे घंटे से तुम बस सोच रही हो फोन करने में, इतना क्या सोचना। आहना ने खुद को मजबूर करते हुए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जाने क्यों वे कामयाब नहीं हो पाई। उसने रिंग जाने से पहले ही कॉल कट कर दी। उसने अपना फोन साइड में फेंका और सिर पकड़ लिया। वो नहीं आया तो मुझे बेचैनी क्यों हो रही है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि तुम्हें उसकी आदत होने लगी है। आहना ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे उसी की परछाई खड़ी थी। उसकी अंतरात्मा आहना उठकर खड़ी हुई और उस परछाई के पास जाकर बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, ये जानते हुए कि वे कैसा इंसान है। मैं उससे मोहब्बत करने से अपने दिल को रोक नहीं पाई। वो इंसान कैसा है, इस बात को कुछ पल के लिए भूल जाओ आहना, बस ये याद रखो कि वह इंसान तुमसे कितना प्यार करता है, और सबसे बड़ी बात कि तुम उसके लिए क्या फील करती हो, अपने दिल से सोचो। आहना सिर्फ अपने दिल की सुनो। इतना कहकर वे परछाई तो गायब हो चुकी थी, लेकिन आहना के दिल में छोड़ गई थी एक सवाल, क्या मुझे इस बात को मान लेना चाहिए कि प्यार है मुझे जैसल से, क्या अपने दिल की बात मैं उससे कह दूं। आहना पागल हो जाओगी इन सब चक्रों में। तुम कहते हुए आहना जाकर बिस्तर में लेट गई और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर करवटें बदलते हुए फाइनली उसकी आंखें बोझल होने लगी। तभी उसके पेट पे एक हाथ सरकता हुआ महसूस हुआ, गर्दन पे कुछ सांसें महसूस हुई, अपने गाल पे उसे कुछ चुभन से महसूस हुई। तो उसने झट से आंखें खोली। जैसल इस वक्त आहना से चिपक कर लेटा हुआ था, उसके पेट पे अपने हाथ बांधे हुए थे और अपने गाल को आहना के गाल से टच किए हुए था। शायद उसकी दाढ़ी मूंछ आहना के कोमल गालों पर चुभ रही थी, इस वजह से आहना की नींद खुल गई थी। तुम आ गए, आहना ने धीमी आवाज में सवाल किया। मेरी वाइफ ही इतना बेचैन होकर मेरा इंतजार करेगी तो आना तो पड़ेगा ना। ये कहते हुए जैसल ने आहना की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। आहना ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जिसे कोई सुकून मिला हो। फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए बेचैन थी। सच तो यह है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही थी। जैसल ने आहना की गर्दन से अपना चेहरा उठाया और तिरछी मुस्कान लिए बोला, सफेद झूठ बोलने लगी हो आजकल वाइफी। आई नो तुम कब से मेरा इंतजार में पलके बिछाए हुए बैठी हो, मैं और तुम्हारा इंतजार करूं, ऐसा कभी नहीं होगा। आहना नाक सुकुड़ते हुए बोली। जैसल उठकर बैठ गया, फिर आहना की और देखते हुए बोला, यार भूख लगी है वाइफी, बहुत तेज भूख लगी है। आहना भी उठकर बैठ गई और आंखें बड़ी करते हुए बोली, रात के 2 बजे तुम पेट आए हो, और अगर भूखे हो भी तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, क्योंकि मैं इस वक्त किचन में नहीं जाने वाली। जैसल ने आहना का हाथ पकड़ा और बेचारा फेस बनाते हुए बोला, प्लीज वाइफी कुछ तो खिला दो इस भूखे को, अगर खाना नहीं तो फिर कुछ और सही। ये कहते हुए जैसल हल्का सा आहना के फेस पर झुका। आहना ने उसके सीने पे हाथ रख उसे रोका और आंखें बड़ी करते हुए बोली, ओके फाइन, मैं देखती हूँ, अगर किचन में कुछ होगा तो। इतना कहे वो बिस्तर से उठी। तभी जैसल ने धीमी आवाज में कहा, अगर कुछ ना बचा हो तो कुछ बना कर लाना वाइफी। आहना ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, वॉट, रात के 2 बजे मैं खुद के लिए कुकिंग ना करूँ, तुम्हारे लिए क्यों करूंगी। इसके आगे जैसल ने बस अपना मुंह बना लिया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। आहना उसे ऐसा देख थोड़ा सॉफ्ट लहजे में बोली, देखती हूँ, अगर कुछ बचा हो तो। इतना के वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। उसे जाते हुए देख जैसल हल्का मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद आहना किचन में थी। उसने देखा तो किचन बिल्कुल साफ सुथरा था, कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। उसने फ्रिज खोला, जहाँ सिर्फ थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, क्या दूं मैं इसे खाने के लिए, मुझे तो इसकी पसंद भी नहीं पता, ये भी नहीं पता उसे क्या अच्छा लगता है। कुछ पल वो सोच में डूबी रही, फिर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे जो इजी लग रहा मैं वह बना देती हूँ, उसे खाना तो होगा तो खा लेगा, नहीं तो मैं उसके नखरे नहीं सहने वाले। इतना कि आहना ने गैस का फ्लेम ऑन किया और उसके ऊपर पैन चढ़ाई। जैसल अभी दीवार पर लगी अपनी और आहना की तस्वीर को बड़े गौर से देख निहार रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, भाव रहित निगाहों से एकटक वे खुद को और आहना को उस तस्वीर में निहार रहा था। उसके दोनों हाथ उसके पैंट की जेब में थे। तभी कमरे का दरवाजा खुला। जैसल ने सिर घुमाकर दरवाजे की ओर देखा, जहाँ अपने हाथ में एक बाउल लिए हुए आहना अंदर आई। उसका बाउल देखकर ही जैसल समझ गया था कि आहना क्या बना कर लाई है। तुम जो बना कर लाई हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वाइफी, आई हेट दिस डिश।
जैसल की बात सुनकर आहना जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, पहले देख तो लो क्या बना कर लाई हूँ। मैगी। जैसल ने होठ टेढ़े कर सपाट लहजे में कहा। जैसल का जवाब सुन आहना आंखें बड़े करते हुए उसके पास आई। तुम्हें कैसे पता चला? दो वजह है भाई, पहली तो इसकी बदबू इस पूरे कमरे में फैल चुकी है और दूसरी ये है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ जितना तुम भी खुद को नहीं जानती। जैसल तिरछा मुस्कुराकर बोला। आहना ने वो बाउल टेबल के ऊपर रखा और अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर बोली, पहली बात तो ये कि इसे बदबू नहीं खुशबू कहते हैं, और दूसरी बात है कि इसके अलावा मैं कुछ और नहीं बनाने वाली तुम्हारे लिए। इस वक्त खाना है तो खाओ वरना भूखे रहो। जैसल चेयर पर बैठ गया और बाउल अपने हाथ में लेकर उस मैगी को देखने लगा। उसके हाव भाव बता रहे थे कि उसका मैगी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन फिर भी उसने एक चमचा खा ही लिया। नॉट बैड वाइफ ही, उसने इतना कहा। आहना हल्का सा मुस्कुरा दी। अगले ही पल जैसल के मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आया। उसने तुरंत ही अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगा। उसका पूरा ध्यान उसके मोबाइल पर था। इस वक्त उसने बाउल को टेबल पर वापस रख दिया था। ये देख आहना कुछ पल तो शांत रही, लेकिन फिर इरिटेट होते हुए बोली, ठंडी हो जाएगी, पहले खा लो जैसल, उसके बाद मोबाइल देखना। एक मिनट वाइफी, इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये कहते हुए जैसल की उंगलियां मोबाइल पर चल रही थी। शायद वह कुछ टाइप कर रहा था। इस वक्त आहना ने दूसरी चेयर खिसकाई और जैसल के बिल्कुल करीब बैठ गई। उसने वह बाउल अपने हाथ में लिया और फोक्स स्पून पर मैगी लेकर जैसल की ओर बढ़ाया। जैसल ने पलके उठा आहना को देखा। आहना उसे ही देख रही थी। जैसल हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने वह मैगी खा ली। वह वापस अपने मोबाइल में बिजी हो गया। आहना ऐसे ही जैसल को मैगी खिलाने लगी और जैसल अपने मोबाइल पर बिजी हुए चुपचाप आहना के हाथों से खाता रहा। आहना की नजरें एकटक जैसल पर थी। वह इस वक्त गंभीर था। उसके माथे पर थोड़ी सी कन भी थी। उसका यह सीरियस फेस आहना को ना जाने क्यों इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि वे उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। मैं बोल नहीं भाग सकती अपनी फीलिंग से, पर अभी मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन उस वक्त जब तुम मेरे रास्ते पर चलोगे। मेरा वादा है खुद से जैसल कि मैं तुम्हें उन रास्तों पर से निकालूंगी जिन रास्तों पर तुम इस वक्त चल रहे हो। तुम्हें अपने रंग में रंग लूंगी, तुम्हें अपने जैसा बना लूँगी, तुम्हें एक अच्छा और साफ-सुथरा इंसान बना लूँगी, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बना लूँगी तुम्हें। इस वक़्त जब तुम कोई जेम्स नहीं सिर्फ़ जैसल होगे, तब मैं कहूँगी तुमसे कि आई लव यू, आई रियली लव यू जैसल। जैसल जो काफ़ी देर से आहना को खोया हुआ महसूस कर रहा था, वे अपना चेहरा आहना के चेहरे के नज़दीक करते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड वाइफी, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। फिर मेरे अलावा तुम किसके ख़्यालों में खोई हुई हो? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खाओ ना। आहना की बात में जैसल ने बाउल की तरफ देखा, फिर आहना की तरफ देखते हुए बोला, तुम सच में खोई हुई हो वाफी, मैगी तो खत्म हो चुकी है। ये सुनकर आहना ने बाउल की तरफ देखा जो लगभग खाली था। उसमें मैगी की एक दो स्टिक पड़ी हुई थी, जिसे जैसल ने अपने हाथ में उठाया और आधा अपने मुंह में डाल आधा आहना को खाने का इशारा किया। आधा हिस्सा जो जैसल के होठों पर लटक रहा था उसे देख आहना ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। वो ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, नो नेवर। जैसल ने कुछ न कहा नहीं, बस आंखें छोटी कर निगाहों से आहना को रिक्वेस्ट की। इस बार जाने क्यों आहना ने मना नहीं किया और जैसल के चेहरे के बेहद नजदीक आ गई। उसने कुछ पल जैसल की नशीली आंखों में देखा, फिर अपने पल के नीचे झुकाकर उसके कठोर लबों पर रखी मैगी को निहारने लगी। उसकी सांसें हद से ज्यादा गहरी थी। इस वक्त धड़कनें बुरी तरह से शोर मचा रही थी। अगले पल उसने जैसल के लबों पर रखे मैगी को अपने होठों के बीच लिया तो जैसल ने उसकी कमर को पकड़ उसे दूसरी चेयर से खींच अपने ऊपर बिठा लिया। आहना ने जैसे खोला फिर उसे पकड़ लिया और अब दोनों ही एक दूसरे को जुनून के साथ चूमने लगे थे। अगले दिन हवेली में सानिया कहाँ अगले दिन हवेली में सानिया कहाँ छुपी है? बाहर निकल, ये आवाज सत्यम की थी जो चीखते हुए हवेली के अंदर तक आ पहुंचा था। उसके माथे पर कुछ पट्टियां बंधी हुई थी और हाथ में भी पट्टी दिखाई दे रही थी। उसकी कड़क आवाज सुन सानिया के साथ साथ बाकी लोग भी वहां धीरे धीरे करके आ चुके थे। सानिया ने सत्यम को देखा तो घबरा सी गई। उसने अपने गले में नीचे से थूक मुश्किल मुश्किल थूक नीचे उतारा और सत्यम के पास आकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सत्यम तिरछा मुस्कुराकर बोला, तो तुझे क्या लगा अपने बॉयफ्रेंड से मेरी शिकायत करेगी? वो मेरे घु वो मेरे घर में घुस पीछे से मुझ पर वार करेगा और तो मैं तेरे रास्ते से हट जाऊंगा, लेकिन तेरा प्लान अनसक्सेसफुल हो गया। तानिया, मैं तो जिंदा बच गया और अब तेरा क्या हाल करेगा ये तू भी नहीं सोच सकती। सानिया घबराते हुए बोली, देखो सत्यम, तुम्हें तलाक चाहिए ना, तो मैं तैयार हूँ। तुम जब कहोगी, जहाँ कहोगे, मैं साइन कर दूंगी। पर मैं मेरी पखुड़ी के तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी। वो मेरे साथ रहेगी। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अपने मायके आकर खुद को बड़ी महारानी समझने लगी है तू तो। पर हम पर तेरी असली औकात क्या है? वह तुझे मायके में ही दिखा कर जाऊंगा। इतना कह सत्यम ने सानिया पर अचानक ही हाथ उठा दिया। सानिया ने डरते हुए अपने गाल पर हाथ रख लिया और अपना सिर झुका लिया, लेकिन जब सत्यम का थप्पड़ उस तक नहीं पहुंचा तो सानिया ने सिर ऊपर उठाया। आहना ने इस वक्त सत्यम के हाथ को मजबूती से पकड़ा हुआ था। वह सत्यम को घूर रही थी और सत्यम की नजरें भी आहना पर ही थी। एक लड़की कमजोर रहती है जब तक
तब तक जब तक वे सह रही है। अगर उसने ठान लिया कि बस इसके आगे उसकी सहन शक्ति खत्म, तो मतलब सामने वाला खत्म। ये कहते हुए आना ने जोर से सत्यम का हाथ झटका। पति पत्नी के बीच मत पड़ो तो सही रहेगा। जो खुद अपने पति को अपने रास्ते से हटा चुकी है, उसे हक नहीं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। सत्यम अपनी वहीं चढ़ाते हुए बोला। आहना कुछ पल गुस्से में उसे देखती रही। राका 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 आया ही था कि आहना ने सत्यम की तरफ घूरते हुए कहा, इसे हवेली से बाहर फेंको। अगर ना माने तो तुम्हें पूरी छूट है, बाकी की बची हुई हड्डियां भी तोड़ देना, कोई कुछ नहीं कहेगा। राका ने सत्यम का कॉलर पकड़ा और उसे ले जाकर जाने को हुआ कि तभी नंदिता ऊंची आवाज में बोली, छोड़ो उसे, माना वे गलत है पर इस घर का दामाद है, उसकी ऐसी बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं। नंदिता आंटी, अभी आपने देखा कि उसने सान्या पर हाथ उठाने की कोशिश की, फिर भी आप आहना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही नंदिता बीच में बोल पड़ी। अगर वे गलत भी है तो भी ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि वो इस घर का दामाद है। तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। इतना कह नंदिता राका को घूरने लगी। रोक तो राका ने बिना मन के ही सही लेकिन सत्यम का कॉलर छोड़ दिया। सत्यम के होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। तभी नंदिता ने सान्या की तरफ देखते हुए कहा, और तुम इतनी तू मैं हर पति पत्नी के बीच होती है, बैठकर सुलझाओ सब कुछ। नंदिता की बात सुन सान्या आंसू पोंछते हुए चुपचाप वहां से चली गई। सत्यम ने एक नजर आहना को घूरा और वहां से चला गया। विलन हाउस में इस वक्त जैसे अपने मोबाइल पर ये सारा सीन देख रहा था। उसकी आंखों में एक ज्वाला देखने लगी थी। वह दांत पीस कर देता है, मेरी वाइफ से बदतमीजी करने वालों को माफ नहीं करूंगा, एक एक को सजा मिलेगी। अपने मोबाइल पर उसकी पकड़ कुछ ज्यादा ही कस गई थी। कुछ दिन बाद एक नाइट क्लब में इस वक्त जैसल प्राइवेट रूम में बैठा हुआ था। वह भी सिगरेट के कस भर रहा था और उसके ठीक सामने एक आदमी बैठा हुआ था जो कि दुबई से आया था जैसल से मीटिंग के लिए। ओके जेम्स, आई एम रेडी टू एक्सपोर्ट योर टर्म्स टील डन। ये सुन जैसल हल्का मुस्कुराया। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने बिना देखे ही उस कॉल को कट कर दिया। लेट्स डिस्कस अबाउट मनी, सामने बैठे उस आदमी ने कहा। श्योर। जैसल ने इतना ही कहा ही था कि उसका फोन दोबारा रिंग हुआ। उसने चिढ़ते हुए अपने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा जिसमें वाईफी लिखा हुआ था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। वाईफी। जैसल के मुंह से इतना सुनते ही आहना रो पड़ी। जैसल आहना के रोने की आवाज सुन जैसल बिल्कुल अवाक रह गया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वाइफी, आर यू ओके, व्हाट हैपेंड? सामने बैठा वो आदमी कुछ गुस्से भरे भाव लिया। जेम्स, लेट्स एंड ए डिस्कशन इंटेंस, जस्ट शट अप। इतना कि जैसल गोली की स्पीड से वहां से निकल गया और सामने बैठा हुआ आदमी हैरान नजरों से उसे देखता रह गया। कुछ देर बाद जैसल की कार एक सुनसान सी सड़क पर रुकी तो वो कार से बाहर निकला ही था कि आहना भागती हुई आई और जैसल के सीने से लिपट गई। आहना को ऐसा रोता हुआ देख जैसल ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वाइफी, रोना बंद करो यार, ऐसे तो जान निकाल रही हो तुम मेरी। आखिर हुआ क्या है? इतना अर्जेंट क्यों बुलाया तुमने मुझे? जैसल की शर्ट के कॉलर को पकड़े हुए आहना कांपती हुई आवाज में बोली, मेरा जहान जहान। जैसल के माथे पर सिकन आ गई। उसने आहना की दोनों बाजुओं को पकड़ा और उसे अपने सीने से उठाते हुए उसके आंसुओं को पूछने लगा, क्या हुआ जहान को? जूही ड्राइवर के साथ उसे हमेशा की तरह स्कूल से पिक करने गई थी। कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और जहान को अपने साथ लेकर चले गए। मेरा जहान। आहना अपना रोना रोक नहीं पाई और एक बार फिर जैसल के सीने पे अपना चेहरा छुपा भी रखने लगी। जैसल की आंखों में आंसू के मोती चमकने लगे थे। उसने बेहद कसकर आहना को अपनी बाजुओं में थामा और रोबीली आवाज में बोला, उसे कुछ नहीं होगा, तुम रोना बंद करो, क्योंकि रुलाऊंगा तुम उन्हें जिन्होंने जैसल मुकुट के बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत की है। जैसल ने आहना को अपने सीने से हटाया और उसके गाल पर अपनी हथेली रखते हुए कहा, मैं हूं ना वाइफ। इतना कि वो वहां से आगे बढ़ा। तभी आहना भागकर उसके पास आई। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे पास। नहीं वाइफी, जहाँ ऑलरेडी खतरे में है और अब तुम्हें भी उस खतरे की ओर लेकर जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। तुम हवेली जाओ। लेकिन जैसल आहना कुछ कहने को हुई थी भी जैसल ने उसे रोकते हुए कहा, वाइफी, राका कहाँ है? तुम उसके साथ हवेली जाओ, वो जहान को ढूंढने गया है। मैं यहाँ अकेली आई थी। आहना बोली, तो फिर अकेली ही लौट जाओ वाइफी, बस इतना जान लो, मैं जहान को कुछ नहीं होने दूंगा। इसके आगे जैसल ने कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गया। आहना चुपचाप उसे जागते हुए देखती रही। वहीं दूसरी तरफ राका इस वक्त ड्राइविंग सीट पर बैठा था। जूही भी उसके बराबर बगल में बैठी हुई थी। उसके सिर पर चोट भी लगी थी जिसमें से खून बह रहा था। वो रोते हुए सिसक रही थी। तुम रोना बंद करोगी? राका चिढ़ते हुए बोला। जूही ने अपना सिर झुका लिया। अगले ही पल राका ने कार को हॉस्पिटल के सामने रोका और बोला, चलो तुम अपनी मरहम पट्टी करवाओ, मैं लिटिल जेम्स को ढूंढने जा रहा हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं करवाना। मुझे भी आपके साथ जहान बाबा को ढूंढना है। वे मेरी जिम्मेदारी थी, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाई। मेरी गोद से कोई ने छीन कर ले गया और मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। ये कहते हुए जूही बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसकी आंख से मोती की तरह आंसू झड़ रहे थे जिन्हें देखते हुए राका बिल्कुल स्थिर हो गया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाली और जूही की तरफ झुकते हुए उसके माथे पर लगे घाव को साफ करने लगा। जूही डुबडुबाई निगाहों से उसे देखने लगी। फिर दर्द भरी आवाज में बोली, अगर जहान बाबा को कुछ हो गया तो मैं बड़ी ठाकुरन को क्या जवाब दूंगी? क्या मुंह दिखाऊंगी उन्हें? राका ने एकटक जूही के चेहरे को देखते हुए कहा, लिटिल जेम्स को कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें
को ढूंढ लूंगा, ये लो तुम इसे लगाओ अपने घाव पर। रागा ने गाड़ी के डोर से एक ऑइंटमेंट निकाली, जूही की ओर बढ़ाया और उसके बाद अपनी कार को आगे बढ़ा दिया। इधर जैसल ने अपने सारे आदमियों को काम पर लगा दिया था। वो इस वक्त ट्राई कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपने कान में लगी ब्लूटूथ डिवाइस से कॉल पिक किया। बोलो दास। विलन सारे सीसीटीवी कैमरा खंगालने के बाद एक छोटी सी लीड मिली है, वे भी हमारे काम की है या नहीं पता नहीं। दास की बात सुन जैसल ने गुस्से में फनकारते हुए कहा, हर छोटी से छोटी लीड इंपॉर्टेंट है इस वक्त मेरे लिए। बताओ क्या है? सीसीटीवी फुटेज से एक वीडियो निकाला है, आपको सेंड किया है, आप देख लो। दास की बात सुन जैसल ने कॉल कट कर दिया। तुरंत अपने मोबाइल पर वीडियो देखने लगा। उस वीडियो को देख जैसल की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। उसने फिर से अपनी कार की स्पीड बढ़ाई। वहीं दूसरी तरफ एक खंडर कमरे में, जहां चारों तरफ अंधेरा था, गूंज रही थी तो बस एक बच्चे के रोने की आवाज, मम्मा मम्मा। वो बच्चा बस अपनी माँ को पुकारते हुए जोर जोर से रो रहा था। उस कमरे के बाहर दो आदमी खड़े थे। उनमें से एक बोला, यार बॉस ने इस बच्चे को किडनैप क्यों करवाया है? ना तो फिरौती मांग रहे हैं, ना ही इसका मर्डर करने की इजाजत दे रहे हैं। रो रो कर कान में दर्द कर दिया साले ने। ये कहते हुए उस आदमी ने अपने कान खुजलाए। दूसरा आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, अब यह तो बॉस ही बताएंगे। जैसे लोकेशन पर पहुंच चुका था। इस वक्त जहान के रोने की आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी और उसका सीना छलनी हो रहा था। वे हद से ज्यादा बेचैन हुए, बस उस आवाज की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस बीच उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई और उसका ध्यान भी इस बात पर नहीं जा सका कि आखिर वे अपनी मंजिल तक बिना किसी मुश्किल के कैसे पहुंचता जा रहा है। थोड़ी ही देर में वह उस अंधेरे कमरे में पहुंच गया, जहां पर एक चेयर पर बंधा हुआ 4 साल का जहान अपनी मम्मा को पुकारते हुए बस रोए जा रहा था। जहान जैसल ने उसे अपने सामने देखकर एक गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही वे जहान के नजदीक आने को बढ़ा, उसके माथे पर पीछे से किसी ने घंटी गा दी। अपने सिर पर गन का एहसास होते ही जैसल ठहर गया। तभी कमरे की लाइट्स ऑन हुई और उस कमरे का अंधेरा छट गया। अब वहां पर रोशनी फैल चुकी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।